हेलो बच्चों, मेरा नाम है छाया प्रतिभा खेलवार, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का जो सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, अब तक आपने पढ़ लिया था पहला चैप्टर जो कि था क्या, जनन के बारे में, क्या होता है लैंगिक जनन, क्या होती है अलैंगिक जनन, क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ चुके हो। आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हो गया होगा कि जनन होता क्या चीज़ है। अब जो चैप्टर आया है बच्चों, मेन चैप्टर आ गया है आपका, जिसमें से नंबर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब मार्क्स भी आपको सबसे ज़्यादा इसी में मिलते हैं। जनन से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं, जो कि आपको सबसे अच्छा स्कोर दिलाएगा ये सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। तो आज इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए देखें, हम देर नहीं करेंगे, सीधे ही अपने चैप्टर पे चलेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप नोट करते जाएंगे, मैं साथ से बोलते जाऊंगी और साथ में आप नोट्स बनाते जाएंगे। आप और हम साथ साथ चलेंगे ताकि आपका भी तैयारी हो जाए और मेरा भी तैयारी हो जाए। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे बच्चों कि यहीं के यहीं आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, एक भी टॉपिक आपके छूटने नहीं चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर यहीं के यहीं क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, जो कि है हमारा चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसकी रूपरेखा समझे, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ लिया था कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं समझेंगे, हम सीधे अपने चैप्टर पे आएंगे। पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पुष्प की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होंगी। बाह्य दलपुंज होगा, दलपुंज होगा, दलपुंज पढ़ेंगे, पुमंग के बारे में पढ़ेंगे और जायांग के बारे में पढ़ेंगे। सभी ने तो फूल देखा ही है बच्चों, फूल, फ्लावर जो कि प्यार का प्रतीक होता है, भावनाओं का, विचारों का, ये क्या होता है, एक संग्रह होता है जिसमें हम अपनी क्या करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, एक दूसरे को रोज़ देते हैं, हम पेरेंट्स डे मनाते हैं, वहाँ पर भी हम रोज़ देते हैं, या फिर कोई भी फ्लावर देते हैं, कोई अगर नृत्य हो गया वहाँ पर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से फूल हमारे लिए बहुत ही प्रतीक चिन्ह के रूप में हम इसको मान सकते हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। आपके गार्डन में भी होगा और हमारे गार्डन में भी। तो इस तरह से हम फूलों के बारे में समझेंगे कि फूलों की इतनी प्रजातियां जो हैं आज भी निरंतर में बनी क्यों हैं। ठीक है, आपके गार्डन में रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, वो आज भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, फूलों के बारे में चर्चा करेंगे कि वैसे ही फूलों का प्लांट आपके घर में, हमारे घर में, प्रकृति में कैसे उत्पन्न हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा जो टॉपिक है लैंगिक जनन, तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम रिवाइज कर देते हैं। लैंगिक जनन आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों, जिसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है और दोनों युग्मक जो है, दोनों युग्मक मिलेंगे, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होगी और एक नए संतति को जन्म देता है, यानी कि नए प्रकार के जीव इसमें उत्पन्न होते हैं। एक होता है क्या, मादा, और एक होता है क्या, नर। नर और मादा दोनों ही युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रियाएं होती है और नया युग्मनज जन्म लेता है। ये चीज़ों को मैंने फिर पहले ही डिफाइन कर दिया है कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनन इकाइयाँ होंगी, जिसको हम युग्मक कहते हैं, है ना। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक होती है। ठीक, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं होती है, ये भी सबको पता है। चूँकि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है भाई। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, 46 होती है। तो वहाँ पर क्रोमोसोम डिफाइन करेगा कि आधे गुणसूत्र पिता के हों और आधे गुणसूत्र माता के हों, दोनों मिलेंगे और जो नई संतान होगी उसमें नए प्रकार के क्रोमोसोम सेम अपने पेरेंट कोशिका के आएंगी। ठीक है, जैसे समझिए मैंने कहा नर और यह है क्या, मादा। ठीक, नर है, नर से क्या आएगा, नर युग्मक, है ना। नर से क्या आएगा भाई, नर युग्मक, है ना। मादा से क्या आएगा, मादा युग्मक, है ना। मादा से क्या आएगा भाई, मादा युग्मक आएगा।
सीधी सी बात है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे ना, दोनों के बीच क्या होगा, निषेचन की प्रक्रियाएं होंगी, है ना। तो दोनों को हम मिला देते हैं भाई, इस तरीके से मिला दिए नर युग्मक और मादा युग्मक को। तो दोनों को मिलाने के पश्चात अब क्या बनेगा भाई, अब बनेगा क्या, युग्मनज। अब क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, दोनों के बीच क्या होगा, निषेचन की प्रक्रियाएं होंगी, निषेचन की प्रक्रियाएं होंगी और क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, यानी कि जायगोट बनेगा। और जायगोट से क्या बनेगा भाई, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण से एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, आपके माता पिता के आप संतानें हैं, क्लियर है। तो कैसे बने भाई, तो नर यानी कि पिताश्री और मादा यानी कि माताश्री, नर यानी कि पिता और मादा यानी माताश्री, दोनों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात क्या बना, जायगोट यानी युग्मनज बना, और युग्मनज भ्रूण में बदल गया और भ्रूण से एक नए संतान का उत्पत्ति हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ाई है, एक बार बस रिपीट कर दिया है, आपके दिमाग में वो आ जानी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो विकसित पादपों में, चूंकि हम पढ़ेंगे यहाँ पर पादपों की बात करेंगे, ठीक है, पादपों में भी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं होंगी और दोनों से यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से यहाँ पर भी भ्रूण का निर्माण होगा। भाई इंसानों में तो होता ही है, वो तो बच्चे पैदा करते ही हैं, साथ में प्लांट के साथ भी यही प्रक्रियाएं होती। सोचो, प्लांट भी ये प्रक्रियाएं करते हैं भाई, तो हमको थोड़ा सा इसको दिमाग में लेके पढ़ना कि अच्छा प्लांट भी तो करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, तो आप ऐसा समझिए, पादप में ये प्रक्रियाएं कैसी होगी, प्लांट में ये प्रक्रियाएं कैसे हो सकती है, थोड़ा सोचोगे तो समझ आ जाएगा भाई। इसमें भी तो कुछ लैंगिक अंग होगा ना, जिसकी वजह से ये प्रक्रियाएं यानी कि निषेचन की प्रक्रियाएं करेंगी और इनसे नए बीज, नए भ्रूण, नए फूल उत्पन्न होंगे, कुछ तो ऐसा होगा इसमें। तो यही आपको पढ़ना है कि किस तरीके से होगा और किस में होगा, यही हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो विकसित पादपों में युग्मक दो प्रकार के होते हैं। चूंकि हम प्लांट का पढ़ रहे हैं तो पादप के लिए कब पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, तो पादपों में युग्मक दो प्रकार के होंगे। इसमें भी क्या हो गया, नर युग्मक है और इसमें भी क्या है, मादा युग्मक की बात हो रही है। तो उच्च वर्गीय पौधों में पुष्प, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं किसमें होती है, आवृत्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं किस पे होती है, तो पुष्प पे होती है भाई। कहाँ होगी, पुष्पों पे होती है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि पुष्प ही है जहाँ पर लैंगिक प्रक्रियाएं होती है, लैंगिक प्रजनन अंग है हमारा पुष्प। ठीक है, यानी कि पुष्प में ही नर जनन अंग है और पुष्प में ही मादा जनन अंग उत्पत्ति होगी या होता है इस पे, और दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होगी और नया भ्रूण उत्पन्न होता है। कहाँ, याद रखना, पुष्प में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं लैंगिक जनन के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये फ्लावर का है तो फ्लावर में भी ये सारी चीज़ें होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखें। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना पढ़ने से पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रकृति पर बहुत सारे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। तो क्या ये पेड़ पौधे जो हैं ऐसे ही आ गए, सीधे जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज ऐसे ही आ गए? नहीं बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति पर जो पेड़ पौधे आए हैं, यानी कि पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। पौधों को उनकी, देखिए ऐसे समझिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, ऐसे लिख के समझते हैं इसे। देखिए,
पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर पांच भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब समझिए सबसे पहले प्रकृति पे कौन से प्लांट आए होंगे, तो समझिए सबसे पहले, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आया आपका शैवाल, क्लियर है। अब शैवाल के बाद क्या आया होगा भाई? शैवाल के बाद आया है क्या? ब्रायोफाइटा। क्या आया? ब्रायोफाइटा। फिर आया आपका टेरिडोफाइटा। देखिए ये जो पौधे के अलग अलग विशेषताएं होंगी, ठीक है, किसी में जड़ तना पत्ती होगा, किसी में बीज नहीं होंगे, किसी में पुष्प होगा तो किसी में नहीं होगा। तो उसी की कैटेगरी के आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो भाग है शैवाल है, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है आपका क्या? टेरिडोफाइटा, चौथा है आपका क्या? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट आवृत बीजी। क्या है? आवृत बीजी। ठीक है, तो पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट आता है क्या? शैवाल, दूसरा आता है क्या? ब्रायोफाइटा, तीसरा आता है क्या? टेरिडोफाइटा, चौथा है अनावृत बीजी, पांचवा है क्या? आवृत बीजी। ये 5 भाग हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? शैवाल के बारे में। तो शैवाल के बारे में अध्ययन करें तो ऐसा समझिए, पौधे में क्या क्या चीजें होती है? जड़, तना, पत्ती, और क्या होता है भाई? पुष्प, और होता है क्या? बीज। ये सारी चीजें शैवाल में पाई जाएंगी कि नहीं? नहीं पाई जाती भाई, नहीं पाई जाती। शैवाल में ना तो जड़ पाया जाता है, ना तो तना हमको दिखाई देता है, ना ही पत्ती दिखाई देती है, ना ही पुष्प, और ना ही बीज। ये सारी चीजें जो है नहीं पाई जाती है। क्लियर है? जड़, तना, पत्ती, बीज, पुष्प में विभेदित नहीं होता है। क्लियर है? सेकंड आते हैं ब्रायोफाइटा में। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन इनकी जैसी संरचनाएं, जिसे हम कहते हैं मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं, राइजोइड्स, मूलाभास पाई जाती है। ठीक, मैंने कहा ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन इनकी जैसी संरचनाएं जो है मूलाभास पाई जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी? टेरिडोफाइटा की, जिसमें जड़, तना, जड़, तना नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तियां पाई जाती है भाई। जड़, तना नहीं पाई जाएंगी, लेकिन पत्तियां जो है ये पाई जाती है। पुष्प, बीज ये भी नहीं पाए जाते हैं। समझिए, शैवाल में हमने पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं भाई? जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज कुछ नहीं है। ब्रायोफाइटा में देखें, जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचनाएं मूलाभास है।
ठीक है। फिर टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो टेरिडोफाइटा में क्या दिखाई दे रहा है? जड़ तना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्तियां है यहाँ पर। क्लियर है? पत्तियां है यहाँ पर। पुष्प व बीज ये भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करें किसकी? अनावृत बीजी की। तो यहाँ जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज। यहाँ जड़, तना, पत्ती ये सारी चीजें हैं, बीज भी है, पुष्प नहीं पाया गया। पुष्प यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, किसमें? अनावृत बीजी में। ठीक है, अब हम आवृत्त बीजी की बात करें तो आवृत्त बीजी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे अच्छा प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा जड़, तना, जड़, देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर जड़, तना, पत्तियां, बीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको दिखाई देगा? क्या? फूल यानी कि पुष्प। ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देगी। यानी कि पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया। शैवाल, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। शैवाल क्या हुआ? जहां पर जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज नहीं पाया गया। ब्रायोफाइटा क्या हुआ? जहां पर जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचनाएं मूलाभास दिखाई दी, लेकिन जड़, तना, पत्ती नहीं दिखाई दी। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है भाई? जड़, तना नहीं पाया गया, पत्तियां पाई गई, पुष्प, बीज नहीं पाए गए। ठीक है। अनावृत बीजी की बात करें तो अनावृत बीजी में जड़, तना, पत्ती पाई गई है, पुष्प और बीज नहीं पाए गए हैं। सॉरी, पुष्प नहीं पाए गए, बीज पाई गई है। ठीक। आवृत बीजी की बात करें, आवृत बीजी की बात करें तो इसमें जड़, तना, पत्तियां, बीज, पुष्प ये सारे की सारी चीजें पाई गई है। तो ये है क्या? पौधों की उनकी विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया। तो हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो है क्या? आवृत बीजी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आवृत बीजी पौधों में ही लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं जो कि पुष्प में होती है, ये कहाँ पर पुष्प किस में है भाई? देखिए आप, आवृत बीजी में है, तो हम पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं किस में होती है? पुष्प में होती है, तो हम पुष्प का ही पढ़ेंगे। तो जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे अभी वो आवृत बीजी के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। यानी कि आवृत बीजी पौधों में होता है फ्लावर, फ्लावर होता है क्या? लैंगिक जनन अंग। लैंगिक जनन अंग अर्थात नर एवं मादा दोनों ही युग्मक होंगे, दोनों के बीच निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, युग्मक बनेंगे यानी कि जायगोट बनेगा, और वहाँ से भ्रूण, वहाँ से बीज, वहाँ से नया पौधा। ये पूरी प्रक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इसके आगे देखें कि फ्लावर का डायग्राम कैसे होगा और किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए देखें। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे क्या? फूल यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में समझेंगे कि पुष्प की संरचना किस प्रकार बनती है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम देर नहीं करते, सीधे ही अपना डायग्राम देखते हैं भाई। पुष्प की संरचना, तो पुष्प की संरचना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है भाई? ये है आपका क्या? पुष्प है। हम इसको बना के भी बताएंगे, ठीक है? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई कि मैडम फूल डाल दी है। ठीक, तो आपको लगना चाहिए कि बस वाह सुंदर सा फूल है, हमसे यूं ही बन जाएगा। अभी बना के दिखाएंगे इसे। ठीक, तो ये देखिए आपके चटकीले कलर से रेड रेड कलर के आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, पंखुड़ियाँ जिसको हम कहते हैं। आपने गाना तो सुना होगा। ठीक, तो ऐसा समझिए ये आपको ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं सेपल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल। क्लियर है?
अब इसके जस्ट ग्रीन कलर के जस्ट ऊपर में रेड कलर का आपको पंखुड़ी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? इसको हम कहते हैं क्या? पेटल कहते हैं, यानी कि दल कहते हैं। क्या? दल। इसे क्या कहते हैं? बाह्य दल, यानी कि सेपल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, बाह्य दल। ठीक, बाहर में है तो बाह्य दल है भाई, और अंदर में है तो रेड कलर का दल। ठीक है, पेटल कहते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली संरचनाएं दिखाई दे रही है, येलो कलर की इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है बहुत सारी। तो इसे हम कहते हैं क्या? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पुंकेसर। पुंकेसर कहते हैं भाई। क्या कहेंगे? पुंकेसर। ठीक है, उसके बाद पुंकेसर मीन्स स्टीमैन। फिर आता है आपका ये अंदर में जो गोल सा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए बीच में होता है ना फ्लावर के अंदर में, जिसको हम कहते हैं क्या? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय इसके अंदर पाया जाता है भाई। ठीक, तो ऐसा समझिए कि ये वाली जो येलो कलर की संरचना है इसे हम कहेंगे क्या? पुंकेसर कहते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का अंदर में दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं क्या? स्त्री केसर कहते हैं, यानी कि पिस्टल, यानी कि कार्पल। पिस्टल भी कहते हैं या हम इसे कार्पल भी कहते हैं। तो अगर आप इस संरचना को ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, तो चार चीजें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली बात की हमने किसकी? बाह्य दल की बात की। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसकी? दल की बात की, फिर पुंकेसर की बात की और स्त्री केसर की बात की। देखिए, बाह्य दल अगर एक होगा तब तो मैं उसे बाह्य दल कहूंगी, लेकिन बाह्य दल का ग्रुप होगा भाई, एक तो बाह्य दल तो होता नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक और दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम तो फ्लावर में देखे हैं नीचे छोटी छोटी ग्रीन कलर की बहुत सारी पत्तियां होती है ना, होती है ना, बहुत सारे सेपल्स होते हैं, दल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक तो होता नहीं, हमें भी पता है। जब वो ग्रुप में होता है, समूह में होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो समझिए, सेपल्स यानी कि बाह्य दल का अगर समूह में उपस्थित हो, यानी कि बाह्य दल समूह में, झुंड में उपस्थित हो, बहुत सारे 5-6 ग्रुप में उपस्थित हो, तब हम उसे कहेंगे क्या? बाह्य दल पुंज, यानी कि कैलेक्स कहते हैं। देखिए, एक है, एक रहेगा तब हम उसे क्या कहें? बाह्य दल कहे। लेकिन बाह्य दल अगर ग्रुप में है, कि क्या बोली मैं? समूह में है। ठीक है, ऐसा समझिए, एक है तो एक ही कहलाऊंगी, समूह में है तो बहुत सारा समूह कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बाह्य दल अगर एक है तो मैं उसे बाह्य दल कहूंगी, लेकिन अब अगर समूह में है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। यानी कि इस तरीके से बहुत सारे अगर यहाँ पर बाह्य दल आ जाए तो हम इसको एक साथ कहेंगे क्या? कैलेक्स कहेंगे या फिर बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्लियर है? सेम वैसा ही ये क्या है? ये सारे चीजें दल है भाई। रेड कलर के आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, मस्त चटकीले रंग के, रेड, उसे हम कहते हैं दल। लेकिन दल का समूह क्या कहलाएगा? दल पुंज, है ना। दल का समूह क्या कहलाएगा भाई? दल पुंज ही तो कहलाएगा। तो देखिए, दल के समूह को हम कहेंगे दल पुंज, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे कोरोला। ठीक है, पेटल्स। ठीक, अब इसे हम कहेंगे क्या? दलपुंज, यानी कि कोरोला कहते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे दलपुंज ना देकर कोरोला भी लिख देता है हिंदी में। ठीक है, दल के जगह पेटल भी लिख देते हैं, तो आपको दोनों नाम को साथ में लिख करके रखना है। ठीक है, मैं हिंदी बोलूँगी तो आपको इंग्लिश भी नाम रखना है बगल में। ठीक है, तो आप वैसा पढ़ाई करते चलेंगे। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा दोनों। अब हम पुंकेसर की बात करें तो एक पुंकेसर कहलाएगा, एक पुंकेसर। लेकिन पुंकेसरों का समूह क्या कहलाएगा भाई? पोमंग कहलाएगा। क्या कहलाता है?
पूमंग यानी कि एंड्रोशियम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं। वैसे ही एक स्त्री केसर रहेगी तब हम उसे एक स्त्री केसर कहेंगे, लेकिन स्त्री केसर का अगर समूह होगा तब हम उसे कहेंगे क्या? गायनोशियम या जायांग कहेंगे। ऐसे याद हो गया हमें तो। कैसे? बाह्य दलपुंज ग्रुप में, ठीक है, दलपुंज ये भी समूह में है। पूमंग किसका? आपके पुंकेसर का समूह है पूमंग, ठीक है, और स्त्री केसर का समूह क्या कहलाया? जायांग यानी कि गायनोशियम, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पूमंग और जायांग। क्लियर है? ये चारों चीजें हैं, ठीक। तो अब समझिए इसमें से पेपर में क्या पूछा था आपके। वेरी इंपॉर्टेंट, 12th का जो पेपर आता है, बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है, उसमें क्या ऐसा प्रश्न पूछा था? इसमें पूछा था भाई कि आवश्यक चक्र, पुष्प के आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं और आपके सहायक चक्र कौन कौन से हैं। तो हमें इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि लैंगिक जनन करने वाली, ठीक है, लैंगिक जनन अंग जो हैं, जहाँ पर लैंगिक प्रक्रियाएं होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, वही जो अंग होगा आवश्यक कहलाएगा। और जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं बच्चों, वो क्या कहलाएंगी? सहायक चक्र कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अंग हैं आपके क्या? एंड्रोशियम और गायनोशियम, अर्थात पूमंग और जायांग, ठीक है। समूह की बात करें तब, अगर हम एक एक की बात करें, एक तो यहाँ पर आएगा क्या? पुंकेसर की, पुंकेसर या तो स्त्री केसर, ठीक है। तो यहाँ पर है सहायक चक्र कौन कौन से होंगे? आपके बाह्य दल और दल, इसे हम कहते हैं क्या? सहायक चक्र कहते हैं। तो क्या कह रही थी मैं? बाह्य दल और दल को हम क्या कहते हैं बच्चों? सहायक चक्र कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सहायक चक्र कहते हैं। लेकिन पुंकेसर और स्त्री केसर को हम क्या कहेंगे बच्चों? आवश्यक चक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? आवश्यक चक्र कहते हैं। ऐसा समझिए, ये है हमारा पुंकेसर है और ये है हमारा क्या? स्त्री केसर है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाया? स्त्री केसर है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को हम एक साथ कहेंगे क्या? आवश्यक चक्र कहेंगे। और आवश्यक चक्र क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रजनन अंग होता है बच्चों, यहीं पर लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या? आवश्यक चक्र कहते हैं। लेकिन आपका ये जो बाह्य दल है और दल है, ठीक है, बाह्य दल और दल जो होता है, यानी कि बाह्य दल पुंज और आपका दल पुंज, इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे सहायक चक्र कहते हैं। चूंकि सहायता करता है, ये लैंगिक जनन में भाग नहीं ले रहा है, ये सिर्फ सहायता करने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या? सहायक चक्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे डायग्राम से समझे। देखिए भाई, इसके डायग्राम को आप कैसे बनाओगे? चलिए इसके डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, फिर ग्रीन कलर का आपको क्या दिखाई दिया था भाई? ठीक है, इस तरीके से था ना आपका बाह्य दल। फिर आते हैं हम दल की बात करते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा दल है, ठीक है। फिर
ये क्या है हमारा पुंमंग, ठीक है, पुंमंग यानी कि पुंकेसर, ठीक, एक है तो पुंकेसर कहते हैं, एक साथ है तो पुंमंग कहते हैं, हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, ये हमारा स्त्री केसर है, ठीक है, क्या है हमारा स्त्री केसर। ये है बीजांड की संरचना और बीजांड के अंदर पाया जाता है अंड कोशिका, ठीक है, ये हमारा क्या है, अंड कोशिका, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको फ्लावर की संरचना बनानी है। कितने इजी तरीके से बन गया ये, आराम से। मैंने सबसे पहले ये बनाया, देन ये बनाया, मतलब बाह्य दल बनाया, फिर दल बनाया, फिर आपके पुंमंग यानी कि पुंकेसर को बनाया, फिर आपका स्त्री केसर तो पहले से ही बन गया। तो इस तरीके से आपको संरचना भी बनानी है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्या है भाई, ये है हमारा क्या, बाह्य दल, इसे हम कहेंगे क्या, दल, इसे हम कहेंगे क्या, पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं, ठीक। और इसे हम टोटल पूरे को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहेंगे स्त्री केसर कहते हैं, देख लो भाई। और ये है हमारा क्या है, इसे हम कहेंगे बीजांड, और इसी में होता है अंड कोशिका, क्या होता है इसमें, अंड कोशिका होता है, ये स्टॉक होता है, वृंत होता है, इसे हम वृंत कहते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से पुष्प की संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि बाह्य दल और दल, ये जो बाह्य दल और दल है, इसी को हम कहते हैं क्या, इन दोनों को हम कहते हैं, देखिए मैंने यहां पर लिखा, बाह्य दल, ऐसा समझिए, ये है आपका क्या, बाह्य दल और दल, इन दोनों को हम क्या कहेंगे भाई, बाह्य दल और दल को, इन दोनों को सहायक चक्र, क्या कहेंगे, सहायक चक्र ही ना कहेंगे, सहायक चक्र, यानी कि बाह्य दल और दल को हमने कहा क्या, सहायक चक्र, ठीक है। फिर आपका क्या बचा, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर को हम क्या कहेंगे, आवश्यक चक्र कहेंगे, क्या कहेंगे, आवश्यक चक्र कहते हैं। तो ये है आपका संपूर्ण फ्लावर का डायग्राम है। अब हम देखेंगे कि इस पुंकेसर की संरचना का अध्ययन करेंगे और इस स्त्री केसर की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखेंगे, आपको फ्लावर का डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, चलिए देखिए, ये भी वही डायग्राम है, आपका पुष्प का भाग ही है, जिसमें पुष्प के भाग में स्त्री केसर है और पुंकेसर है, अक्षी भाग है, पुष्पवृंत है, बाह्यदल है और दल है, जिसमें से बीजांड, ये आपका बीजांड, और ये क्या है, पुंकेसर वाला भाग, अंडाशय और पुंकेसर। चलिए देखें, सबसे पहला जो भाग होता है वो बाह्यदल पुंज होता है, जैसा कि हमें पता था, जो बाहर में था, छोटी छोटी कलिकाओं के रूप में था, तो उसे हम कहते हैं पुष्प का प्रथम चक्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पुष्प का प्रथम चक्र कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात की थी, क्योंकि ये सबसे पहले उपस्थित होता है, ग्रीन कलर का हमको दिखाई देता है इस प्रकार से, है ना, ग्रीन कलर का जो हमको स्पष्ट रूप से इस प्रकार से दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रथम चक्र कहते हैं। किसी भी पुष्प का प्रथम चक्र कौन कहलाएगा बच्चों, तो कहलाता है क्या, बाह्य दल
पुंज कहलाता है, ग्रुप। ठीक है, अब समझिए ये हरे रंग का होता है, हमने तो दिखा दिया भाई कि ये हरे रंग का होता है। बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, ये भी हमने बताया दे दिया। ठीक है, एक होगा तो उसे बाह्य दल और ग्रुप में होगा तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। कलिका अवस्था में जननांगों को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जब जनन अंग की क्या करता है, ये कम अवस्था में, कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि यदि आप गुलाब का फ्लावर देखे होगे तो आप गुलाब में देखे होगे जब वो कली अवस्था में होता है तो वो इस प्रकार से, आप गुलाब का फ्लावर तो देखे ही होगे, देखिए मैं बताती हूँ, देखिए इस प्रकार से रहता है वो कली, है ना। तो कली में ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको बाह्य दल, वो कैसे दिखाई देता है, सॉरी ये देखिए इस प्रकार से वो दिखाई देता है। ये देखिए ये है आपका गुलाब की पंखुड़ी, है ना, कली। अब इसी में ग्रीन कलर का आपको कैसे दिखाई देता है, ये यहाँ से भी आपको दिखाई देगा, वहां से भी आपको दिखाई देगा, ऐसा ऐसा, मतलब चारों ओर से उसको क्या होता है, घेरे रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, चलिए हम देखें नेक्स्ट, दलपुंज की बात करते हैं, कोरोला की बात करते हैं। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है कोरोला, ये तो पता ही है सबको। सबसे चटकीले रंग का, सबसे खूबसूरत जो दिखता है, इसी को तो देख करके सब आकर्षित होते हैं। भंवरे, है ना, बोले भंवरे ने खिलाया फूल फूल, है ना। तो ऐसा समझिए भंवरे क्या करते हैं, उसको देख करके आकर्षित होते हैं भाई। मधुमक्खियाँ उसको ही देखकर आकर्षित होती हैं। तो इस प्रकार से चटकीले रंग का जो हमें दिखाई देता है, जो पुष्प का दूसरा चक्र होता है, वो कहलाता है दल पुंज कहलाता है, जो कि चटकीले रंग का होता है और अनेक किससे मिलकर बना होता है, पेटल से मिलकर बना है। यानी कि किससे मिलकर बना है, ये दल से मिलकर बना होता है। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, परागण की प्रक्रिया के समय। अच्छा, ये परागण क्या है, ये भी आपको लोगों को तो पता होगा ही नहीं, तो मैं बता दूं बच्चों, परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण निकलकर, पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अभी डायग्राम से ही पूरा समझेंगे हम, एक एक चीज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो परागण की प्रक्रिया में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना है। तो ये है दल पुंज। अब आते हैं पुमंग की तरफ आते हैं। तो ये तीसरा चक्र है, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ये किससे मिलकर बना है, अनेक पुंकेसरों के समूह से मिलकर ये बना होता है, हमने डायग्राम में समझ लिया है। ठीक है, और पुष्प का नर भाग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग कहलाता है। यही है आपका क्या, पुमंग है, जो कि पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, यह है क्या, पुमंग, यानी कि इसको हम कहते हैं पराग कोश कहते हैं। क्या कहेंगे, पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर में पराग कण उपस्थित होता है। देखिए हमने वो डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, है ना। तो अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ये वाला भी डायग्राम बनाया था, है ना। तो इस डायग्राम के अंदर इसी को हम कहते हैं क्या, पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश के अंदर में होता है पराग कण होता है, और पराग कण के अंदर ही होता है क्या, नर युग्मक होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, नर युग्मक होते हैं। यानी कि पुमंग या हम कहें पुंकेसर की बात करें तो पुमंग या पुंकेसर के पुष्प का नर भाग कहलाता है आपका क्या, आपका नर युग्मक कहलाता है क्या, पुमंग। यानी कि पुमंग के अंदर ही पराग कण, पराग कोश होगा, पराग कोश के अंदर पराग कण उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है नर युग्मक जो होता है परागकोश के अंदर होता है, जो कि ये भी किसका भाग है, पुंकेसर का ही भाग होता है। ऐसे समझिए, ये है पुंकेसर, ये है आपका परागकोश है, परागकोश के अंदर नर युग्मक है, तो नर युग्मक मिल गया हमें, है ना, पुंकेसर के अंदर पाया गया। इस भाग को कहते हैं, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये, इसको हम कहते हैं योजी कहते हैं।
ठीक है, इसको कनेक्टिव कहते हैं या योजी कहते हैं। ये जोड़े रखने का कार्य करती है, पराग कोश को पुतंतु से जोड़े रखने का कार्य करती है। नीचे वाला भाग कहलाता है आपका पुतंतु कहलाता है। पुतंतु यहाँ हम इसी को फिलामेंट कहते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा है, फिलामेंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। तो एक पुंकेसर का अगर स्पष्ट संरचना देखें तो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक कहलाता है क्या, एंथर यानी कि पराग कोश कहलाता है। ठीक है, पराग कोश कहलाता है। उसके बाद सेकंड में है क्या, योजी यानी कि कनेक्टिव कहलाता है। एंड तीसरा है क्या आपका, पुतंतु। इस भाग को कहेंगे क्या, पुतंतु कहते हैं। तो परागकोश, योजी और पुतंतु भाग 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसी के अंदर नर युग्मक यानी कि परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। हम जायांग की बात करें, स्त्री केसर की बात करेंगे। ठीक है, तो जायांग गाइनोशियम होता क्या चीज है, यह पुष्प का आखिरी चक्र होता है। पुष्प का लास्ट चक्र है स्त्री केसर। ठीक है, यहीं पर आपका मादा भाग होता है, हमने डायग्राम में भी समझा। ठीक, यह अनेक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं। तो इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं भाई, ये देखिए, ये डायग्राम को आप ध्यान से देखो भाई, ये ठीक है, मटके जैसा आकार में बनाया मैंने। तो ये है आपका वर्तिकाग्र, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये भाग होता है वर्तिका और ये होता है अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है और बीजांड में ही आपके क्या होते हैं, मादा युग्मक पाए जाते हैं, जो कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से संरचना बनती है आपके किसके, जायांग की। वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को आपको समझ आ जाएगा। ऊपर का भाग स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी आपका अंडाशय। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं यानी कि बीजांड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कार्पल या पिस्टल का डायग्राम बनता है, यानी कि एक आपके स्त्री केसर की संरचना इस प्रकार बनती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आप इसके नोट्स विथ डायग्राम के साथ बनाते जाइए। ठीक, चलिए आगे देखें। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, एक है क्या सहायक चक्र और एक है क्या आवश्यक चक्र। ठीक है, तो ये तो मुझे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। बाह्य दल चक्र और दल चक्र दोनों ही क्या कहलाते हैं, सहायक कहलाते हैं। और आवश्यक चक्र क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है ये 2019 में। ठीक है, 2019 में ये पेपर में आ चुका है, तो इसे आप नोट करेंगे। ठीक है, सीजी बोर्ड में आया है ये पेपर में। चलिए, तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, हमने लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अवस्थाओं के बारे में पहले ही पढ़ा था कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है भाई। तो लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में सबसे पहला होता है निषेचन के पहले की घटना, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, यानी कि निषेचन के पहले की घटना जो कहलाती है निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। और इस निषेचन पूर्व की घटना में 2 अवस्थाएं या 2 प्रक्रियाएं होंगी। पहला होता है क्या, युग्मक जनन की प्रक्रिया। युग्मक जनन अर्थात युग्मक बनने की प्रक्रिया, अर्थात नर युग्मक बनना और मादा युग्मक बनने की प्रक्रियाएं होंगी। इसमें क्या बनेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये नर युग्मक बनेंगे और मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है, फिर युग्मक बनने के बाद क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे से स्थानांतरित करेंगे अपने युग्मक को और दोनों के निषेचन की प्रक्रियाएं होंगी। क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण होगा उसके बाद, और उसके बाद होगा निषेचन की दूसरी प्रक्रिया, यानी कि निषेचन की पहले की घटना, निषेचन पूर्व घटना, जिसमें 2 अवस्थाएं, युग्मक जनन की प्रक्रिया, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया, फिर निषेचन पश्च घटना,
ठीक है, निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पश्च घटना को आप ऐसे समझिए, निषेचन के होने के बाद, निषेचन होने के बाद क्या बनता है भाई, युग्मनज, ये या है ना, आप ध्यान रखिए, ठीक है, युग्मनज की प्रक्रिया होगी, यानी कि युग्मनज बनेगा, यानी कि जायगोट, ठीक है। फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से संतति अर्थात बीज, और बीज से फिर से एक नया पौधा, ठीक है, बीज से नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो देखिए ये संपूर्ण फ्लावर का डायग्राम है जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं होंगी। तो किस प्रकार से होगी ये समझते हैं। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम है जिसमें से आपके ये आपका फ्लावर है, ठीक है। अगर इसमें मेजर अंग की बात करें तो स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दो ही आपके लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले अंग होते हैं। और दोनों ही अंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, एक होता है आपका, इसकी बात करें हम पुमंग की बात करें तो पुमंग में आपका क्या क्या चीज़ें होती है, एंथर यानी कि परागकोश होता है, परागकोश, फिलामेंट होता है, यहाँ पर योजी यानी कि कनेक्टिव होता है, और इसी के अंदर आपके पराग कण उपस्थित होते हैं। ये देखिए ये आपका पराग कण उपस्थित होता है। पराग कण जो है परागण की प्रक्रिया के पश्चात वो क्या होगा भाई, ये पराग कण जो है वर्तिकाग्र में पहुंचता है, यानी कि परागकोश से निकलकर पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये क्या है, वर्तिकाग्र में पहुंचना परागण की प्रक्रिया कहलाती है। तो परागण की जब प्रक्रियाएं होती है तो परागकण आपका कहाँ पर पहुंचा, देखो छोटे छोटे दाने निकले यहाँ से, तो यही क्या है, परागकण है। तो परागण की प्रक्रिया में कोई कीट के माध्यम से चला जाएगा, कोई हवा के माध्यम से चला जाएगा, है ना, कोई जल के माध्यम से चला जाएगा। यानी कि भाई मुझे इस चीज को यहाँ से यहाँ तक मुझे फेंकना है तो कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से हो सकता है, वो जल के माध्यम से भी जा सकता है ना, हल्की चीजें ना, हल्की चीजों की बात कर रही हूँ, हवा के माध्यम से जाए, चाहे वो कीट उसको पकड़ के वहां तक पहुंचा दे वर्तिकाग्र तक। तो ये प्रक्रियाएं होती है परागण में, ठीक है। तो यहाँ पर परागण की प्रक्रिया में परागकण जो है वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पॉलन ट्यूब बनाता है, कौन, परागकण, वहां से एक पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब जो है आपके अंडकोशिका, यहाँ पर आपकी क्या है, ये देखिए अंडकोशिका है, तो इसी अंडकोशिका पर जा करके ये परागकण अर्थात इसके अंदर होता है नर युग्मक होता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही आपस में संलयित होते हैं। देखिए ये नर युग्मक हो गया, सॉरी ये एग सेल हो गया, यहाँ से आया आपका क्या, यहाँ से आया आपका पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के अंदर में ही है नर युग्मक और इसके साथ दोनों फ्यूज करे, एग सेल एन यानी कि अयुग्मित होती है, हैप्लॉइड अवस्था में होती है, और नर युग्मक जो है इसके अंदर क्या है, नर युग्मक, नर युग्मक भी कैसी होगी, ये भी एन अवस्था में होगी, अगुणित अवस्था में होगी, और एन दोनों मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, एन नर और मादा ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, यानी कि डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित अवस्था बनाएंगे। तो अब द्विगुणित अवस्था जो बनेगी यानी कि इन दोनों की निषेचन की प्रक्रियाएं होंगी, मिलेंगे, फिर ये जो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात क्या बनाएंगे, जायगोट, जो कि होगा 2n होगा, यानी कि द्विगुणित अवस्था में होगा। द्विगुणित होने के बाद एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से सीड बनेगा, सीड में जर्मिनेशन होगा, भाई सीड जर्मिनेट होगा ना, उसके बाद जर्मिनेट होकर वापस से एक फ्लावर बना देता है। तो ये हो गया फ्लावर का रिप्रोडक्शन। तो अब जब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में तो सबके बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे कि परागकोश की संरचना कैसे बनी, स्त्री केसर की संरचना कैसे बनी, अंडकोशिका कैसे आया, कैसी कैसी केंद्रक की अवस्थाएं होंगी, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अच्छे से नोट्स बनाकर फ्लावर के डायग्राम को अच्छे से लिखिए, पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए थैंक यू। यदि कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं।
के लिए धन्यवाद।